तो हम इसको थोड़ा सा डिफरेंटली लिख सकते हैं। हम ये बोल सकते हैं कि डायमेंशन ऑफ ईच टर्म्स ऑफ ए इक्वेशन, है ना, कि इसी को हम लिख सकते हैं कि डायमेंशन ऑफ ईच टर्म ऑफ ए फिजिकल रिलेशन और इक्वेशन, of a physical relation or equation, right, should be same, है ना, कि डायमेंशन ऑफ ईच टर्म ऑफ ए फिजिकल रिलेशन और इक्वेशन शुड बी सेम, कि भाई जो भी फिजिकल रिलेशन या इक्वेशन हम लिखेंगे उसके हर टर्म का डायमेंशन सेम होगा। जैसे अगर हम लिख रहे हैं एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो इसमें डिफरेंट जितने भी टर्म्स हैं उसका डायमेंशन सेम होगा। लाइक एस तो डिस्प्लेसमेंट होता है तो ये एल हो गया, यू और टी को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एल ही आ जाएगा, है ना, कि यू और टी को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो एल ही आ जाएगा ये, है ना। प्लस हाफ का डायमेंशन से कोई मतलब नहीं है, आप यहाँ पे एक्सलेशन के डायमेंशन लिख दोगे एल टी माइनस टू इंटू टी स्क्वायर, तो ये भी जो होगा वो एल ही आ जाएगा। तो आप देखो जितने भी टर्म्स हैं उसका नॉर्मली डायमेंशन सेम है, कि भाई लेंथ से लेंथ ही ऐड होगा और वो लेंथ के ही इक्वल होगा, है ना। हमेशा कंसेप्ट ये होता है कि लेंथ से लेंथ ही ऐड होगा और वो लेंथ के ही क्या होगा, बेसिकली आपके इक्वल होगा। तो कोई भी फिजिक्स में रिलेशन जो होता है या इक्वेशन होता है उसकी डायमेंशन हमेशा सेम होती है। या हम ऐसे इसको ये भी बोल सकते हैं कि कोई भी अगर रिलेशन है तो डायमेंशन ऑफ एलएचएस साइड, डायमेंशन ऑफ एलएचएस should be equal to the dimension of RHS, डायमेंशन ऑफ RHS, कि भाई जो डायमेंशन लेफ्ट हैंड साइड का होगा वही राइट हैंड साइड का होगा, अदरवाइज वो फिजिक्स का रिलेशन गलत है। लाइक फेमस इक्वेशन ऑफ आइंस्टाइन E इक्वल टू mc स्क्वायर, दिस इज डायमेंशनली करेक्ट, है ना। जो E होता है वो एनर्जी होता है, एनर्जी मीन्स वर्क, तो इट हैज द डायमेंशन ऑफ द ml स्क्वायर टी माइनस टू, है ना। और ये इक्वल हो जाएगा m इंटू सी स्क्वायर, तो m का तो m हो गया, सी स्क्वायर इज द स्पीड ऑफ लाइट, तो एल टी माइनस वन का स्क्वायर हो गया। इसको भी जब हम एक्सपैंड करेंगे तो इट विल कम्स आउट टू द एम एल टी माइनस टू, है ना। तो ये दो कॉन्सेप्ट हैं कि सेम डायमेंशन ही ऐड होंगे और जो भी फिजिक्स में रिलेशन या इक्वेशन होगा उसके हर टर्म का डायमेंशन सेम होगा, है ना। या डायमेंशन ऑफ द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन इज इक्वल टू द डायमेंशन ऑफ द राइट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन। अदरवाइज अगर ऐसा नहीं है तो वो जो फिजिक्स का रिलेशन है वो क्या है, बेसिकली आपका इनकरेक्ट है ना। तो पहला स्टेटमेंट ये हो गया, सेकंड स्टेटमेंट ये हो गया, जस्ट राइट इट डाउन, these are the two statements. है ना, तो जस्ट राइट इट डाउन। ओके, दिस इज द फर्स्ट स्टेटमेंट, सेकंड आ गया। नाउ आई मूव टू द थर्ड स्टेटमेंट, है ना। वो भी काफी इंपॉर्टेंट है फॉर आईआईटी जेईई पॉइंट ऑफ व्यू, है ना। फॉर आईआईटी जेईई पॉइंट ऑफ व्यू दिस थर्ड स्टेटमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। तो भी थोड़ा सा आपको जानना होगा, है ना। थर्ड स्टेटमेंट ये होता है कि ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक, है ना, कि थर्ड स्टेटमेंट जो हम लिखते हैं यहाँ पे ऑल एक्सपोनेंशियल, पहले लिख लो ऑल एक्सपोनेंशियल ट्रिग्नोमेट्रिक and logarithmic
logarithmic function are dimensionless, are dimensionless, है ना। कई क्वेश्चंस इसके ऊपर आएंगे कि ऑल एक्सपोनेंशियल ट्रिग्नोमेट्रिक ऑन लॉगरिथमिक फंक्शंस आर डायमेंशनलेस, मतलब जिसमें ट्रिग्नोमेट्री यूज होता है, साइन कॉस, ये सारी चीजें। मैं साइन कॉस का तो समझ में आता है कि वो एक्चुअली एंगल ही होगा, तो एंगल तो डायमेंशनलेस होता ही है। लॉगरिथमिक के अंदर भी नंबर इसी होते हैं हमेशा, तो भी हो जाएगा आपका डायमेंशनलेस। किसी भी ई का जो पावर होता है वो भी नंबर ही होते हैं, तो एक्सपोनेंशियल फंक्शंस भी क्या होंगे बेसिकली आपके डायमेंशनलेस होंगे। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है कि ऑल एक्सपोनेंशियल ट्रिग्नोमेट्रिक एंड लॉगरिथमिक फंक्शंस आर डायमेंशनलेस, है ना। तो इसको हम इस तरह समझ सकते हैं, जैसे कि मैंने बोला कि कहीं पे भी सबसे पहले मैं ट्रिग्नोमेट्रिक ले लेता हूँ, यहाँ पे कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है कि दिस इज ए ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। तो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस जो होगा उसका मतलब ये हो जाएगा कि सपोज मैंने बोला ये कोई इक्वेशन है, y इक्वल टू ए साइन, है ना, सी एक्स प्लस डी, ये आपको दिया हुआ है ना, कि y इक्वल टू ए साइन सी एक्स प्लस क्या हो जाएगा बेसिकली आपका डी हो जाएगा। तो साइन के अंदर ये पूरी जो चीज होगी कुछ भी है ये डायमेंशनलेस होती है। तो इस साइन के अंदर तो एंगल आएगा ना, तो ये जो चीज होगी ये क्या होगी, डायमेंशनलेस होगी, है ना। इस साइन के अंदर जो भी चीज होगी वो एंगल होगी, तो पूरा जो ये आर्ग्यूमेंट होगा वो पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, इसलिए आपका डायमेंशनलेस हो जाएगा। ये इसका मतलब है कि y इक्वल टू ए साइन सी एक्स प्लस डी में ये पूरी टर्म क्या होगी, इसलिए आपके डायमेंशनलेस होगी। अब इसमें कुछ चीजों के डायमेंशन आपको दिए होंगे, लाइक सी डी और ए का डायमेंशन तो आपको नहीं दिया हुआ है, लेकिन एक्स का दिया हुआ है। एक्स जो है दिस इज सपोज पोजिशन, एक्स जो है वो क्या है बेसिकली आपका पोजिशन, है ना। तो जो पोजीशन होती है, सॉरी एक्स जो है दिस इज योर पोजीशन, तो पोजीशन जो होती है उसकी डायमेंशन तो लेंथ ही होती है ना। और वाई जो है वो डिस्प्लेसमेंट है, वाई क्या है बेसिकली आपका डिस्प्लेसमेंट है, तो डिस्प्लेसमेंट की डायमेंशन भी एल होती है। पोजीशन या डिस्प्लेसमेंट दोनों की डायरेक्शन जो होती है वो एल होती है। तो आपको ये बताना होता है कि अगर एक्स की डायमेंशन एल है, वाई की बेसिकली भी एल है, तो बाकी जो टर्म सी डी और ए हैं इसकी डायमेंशन क्या होगी। तो सिंपल चीज है कि ये पूरा टर्म डायमेंशनलेस है, तो इसके इंडिविजुअल टर्म भी डायमेंशनलेस होंगे, मतलब डी तो डायमेंशनलेस हो जाएगा, है ना, कि जो डी का डायमेंशन होगा वो हो जाएगा एम जीरो एल जीरो टी जीरो, डायमेंशनलेस, है ना। एम जीरो एल जीरो टी जीरो मीन्स डायमेंशनलेस हो जाएगा, क्योंकि अगर ये पूरा टर्म डायमेंशनलेस है तो इसके इंडिविजुअल टर्म भी डायमेंशनलेस होंगे, तो डी डायमेंशनलेस हो जाएगा। सी और एक्स का प्रोडक्ट डायमेंशनलेस होगा, क्योंकि डायमेंशनलेस चीज से ऐड भी डायमेंशनलेस ही होगा, तो सी और एक्स का प्रोडक्ट डायमेंशनलेस हो जाएगा। ये हो जाएगा एम जीरो एल जीरो टी जीरो। ऑब्वियस बात है, सी का डायमेंशन एक्स के लिए डिवाइड कर देंगे हम यहाँ पे, तो एक्स का तो एल होता है, तो सी का जो डायमेंशन हो जाएगा वो आपका ये हो जाएगा एम जीरो एल माइनस वन टी जीरो, है ना। सिंपल चीज है, सी एल माइनस वन होगा, एक्स एल होगा, दोनों मिला के एल जीरो बन जाएंगे, तभी तो वो टर्म क्या होगा बेसिकली आपका डायमेंशनलेस होगा, है ना। तो डी डायमेंशनलेस, सी और एक्स का प्रोडक्ट डायमेंशनलेस होगा, तो सी का डायमेंशन आ गया। ऐसे ही अगर ये साइन वाला पूरा टर्म डायमेंशनलेस है तो वाई और ए का डायमेंशन सेम होगा ना, है ना, क्योंकि एलएचएस और आरएचएस साइड तो सेम होते हैं, तो वाई और ए का डायमेंशन क्या होगा, सेम होगा, मीन्स जो ए का डायमेंशन होगा वही होगा जो वाई का होगा, मीन्स लेंथ आ जाएगा, है ना। तो आपका आ गया कि इस आर्गुमेंट के अकॉर्डिंग जो कांस्टेंट तीन थे इसमें, डी डायमेंशनलेस, सी एल माइनस वन, ए एल हो जाएगा, ये इसके डायमेंशन आ गए। तो ये तो कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ गया। सेम कॉन्सेप्ट हम अप्लाई कर सकते हैं लॉगरिथमिक फंक्शन के लिए, है ना, कि सेम कॉन्सेप्ट हम किसके लिए अप्लाई कर देंगे, लॉगरिथमिक के लिए। लॉगरिथमिक का मतलब कोई फंक्शन अगर आपको ऐसा दिया हुआ है y इक्वल टू लॉग इन टू सी एक्स प्लस डी, ए भी ले लो यहाँ पे सेम चीज, तो ये सी एक्स प्लस डी डायमेंशनलेस हो जाएगा, है ना, कि सी एक्स प्लस डी क्या हो जाएगा, इसलिए आपका डायमेंशनलेस हो जाएगा, है ना, कि भाई ए लॉग सी एक्स प्लस डी है, तो सी एक्स प्लस डी क्या हो जाएगा, डायमेंशनलेस हो जाएगा। तो ट्रिग्नोमेट्री भी डायमेंशनलेस होता है, लॉगरिथमिक भी डायमेंशनलेस होगा, है ना। ऐसे ही हम आ जाएंगे बेसिकली आपका एक्सपोनेंशियल, कि भाई जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन होगा इसका क्या होगा, तो y इक्वल टू सपोज मैं लिखता हूँ ए
ई टू द पावर सी एक्स प्लस डी, है ना। तो ई की पावर भी डायमेंशनलेस होगी, इसी को हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन बोलते हैं। ई का जो पावर होता है, ये वाला टर्म भी डायमेंशनलेस हो जाएगा, है ना। ये वाला टर्म भी क्या होगा, डायमेंशनलेस होगा। तो वही चीज़ है, मतलब कोई टफ चीज़ नहीं है, बस आपको याद रखना है कि साइन के अंदर जो भी चीज़ होगी डायमेंशनलेस होगी, लॉग के अंदर कोई भी चीज़ डायमेंशनलेस होती है क्योंकि नंबर ही होते हैं। एंड ई की पावर एक्सपोनेंशियल फंक्शंस, ये भी चीज़ क्या होगी बेसिकली आपके डायमेंशनलेस हो, है ना। तो ये भी आपका थर्ड स्टेटमेंट है, राइट। इस लॉ से अगर किसी ने पहले की क्लास अटेंड नहीं की है तो जस्ट मैसेज इस नंबर पे मुझे कर देना, तो आई विल सेंड द रिकॉर्डिंग ऑफ प्रीवियस 2 क्लासेस। अगर मेरे पास रिकॉर्डिंग होनी चाहिए वैसे तो 898127, इस नंबर पे मुझे आप मैसेज कर देना, आई विल सेंड यू द रिकॉर्डिंग ऑफ प्रीवियस 2 क्लासेस, है ना। अगर नहीं किया आपने तो, क्योंकि वो करोगे तभी आपको ये समझ में आएगा, है ना। क्योंकि इसी में बेसिक्स मैंने बताए थे भाई, डिफरेंट डिफरेंट टर्म का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, वो यूज होगा। पर्सनल मैसेज कर देना मुझे, तो मुझे याद रहेगा, आई विल सेंड द रिकॉर्डिंग ऑफ दैट क्लास। ओके, तो ये मैंने प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी में आई हैव मेंशन द 3 थिंग्स। मल्टीप्लाई डिवाइड का कंसेप्ट, है ना। और सेकंड आपका आ गया ये, हर टर्म का इक्वेशन सेम होगा, एलएचएस और आरएचएस सेम हो जाएंगे। और जो थर्ड आपका आ गया, सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ थी सेकंड, एक्सपोनेंशियल और ये जो फंक्शंस होंगे डायमेंशनलेस होंगे, राइट। तो अब मैं क्या करूंगा, व्हाट आई विल डू, आई विल शेयर फ्यू क्वेश्चंस बेस्ड ऑन ऑल दिस कंसेप्ट, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ना। एप्लीकेशंस भी इंपॉर्टेंट है कि एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनलेस क्या होता है, लेकिन ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो कंसेप्ट है वो ये था, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, है ना। तो पहले हम इसका एक्सपर्ट बनेंगे कि हाउ टू अप्लाई द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी एंड डिफरेंट टाइप ऑफ सिचुएशन। तो पहले हम इसके एक्सपर्ट बनेंगे, फिर हम एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनलेस पे जाएंगे कि डायमेंशनलेस हम कर ही क्यों रहे हैं, इसके बेसिकली क्या एप्लीकेशन है, राइट। तो मैं जस्ट इसका कुछ क्वेश्चन शेयर कर रहा हूँ, आप आंसर करना थ्रू मैसेज, है ना। Okay, you can go for this question. Okay, wait for a moment. ये सारा करेंगे हम वन बाय वन, विल डू एवरी क्वेश्चन। हाँ, यू कैन गो फॉर दिस क्वेश्चन। जो भी आपका ऑप्शन सही आ रहा है उसको मैसेज करके बताओ मुझे, ऐसे बताना नहीं, वॉइस से, देन आई विल एक्सप्लेन दिस क्वेश्चन। एकदम आज आप इसके मास्टर बन जाओगे। मैंने अगर कोई चीज़ पढ़ा दी आपको, तो जब तक आप उसके एक्सपर्ट नहीं हो मैं छोड़ता नहीं, है ना। एकदम उसके एक्सपर्ट बना के छोड़ेंगे। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी की, ओके, मेनी आंसर्स आई हैव गॉट, है ना, मेनी आंसर्स आई हैव गॉट, वेरी गुड। हाँ सही है, गौरव, यशस्वी बंसल, आयुष कुमार, आप सबके आंसर सही है। मुकुल, आर्या, है ना, सभ्या, है ना, आप सबके आंसर सही है।
मुकुल, आपका आंसर सही नहीं बेटा। आर्या का सही है, सब सभायक का सही है, एंड गौरव का सही है। ओके, काफी लोगों ने सही भेजा, तो मैं एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ इससे, फिर बाकी लोग ट्राई करते रहना। देखो, आपको ये दिया हुआ है वेलोसिटी ऑफ ए मूविंग पार्टिकल जो है वो डिपेंड करता है इन सब फंक्शंस के ऊपर, है ना। आपको दिया हुआ v इक्वल टू ए टी, है ना, प्लस बी बाई टी प्लस सी, ये दिया हुआ है। तो इसने बोला है कि डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर बी क्या होगा बाय द यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। तो आप ध्यान रखना, ये वेलोसिटी है ना, और टी टाइम है। तो ये अगर वेलोसिटी है, इसका डायमेंशन अगर हम लिखते हैं एल टी माइनस वन, तो ये जो चीज होगी इसके डिफरेंट टर्म ये भी एल टी माइनस वन होंगे, और ये भी जो डिफरेंट टर्म्स होंगी एल टी माइनस वन होंगे। मतलब ये वाला जो टर्म होगा वो एल टी माइनस वन होगा, और टाइम के साथ टाइम ही ऐड हो सकता है। तो मतलब ये दोनों टाइम को दो टाइम लिखने की जरूरत नहीं है, सिंपल एक टाइम लिख दो। मतलब बी बाई टी का जो डायमेंशनल फॉर्मूला होगा वो एल टी माइनस वन होगा, और सिंपल हम ऐसे लिख देंगे, है ना, क्योंकि टाइम के साथ अगर कोई चीज ऐड हो रही है कांस्टेंट तो वो टाइम ही होगी, और टाइम प्लस टाइम टाइम ही होता है ना। तो बी का डायमेंशन निकालना है, लेकिन ये पूरा टर्म जो है वो वेलोसिटी के इक्वल होगा यहाँ से, कि अगर वेलोसिटी है तो इसके सब टर्म वेलोसिटी हो जाएंगे। तो यहाँ से आपका आ गया कि बी का जो डायमेंशन होगा वो आपका हो जाएगा एल टी माइनस वन, और एक टाइम का यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पे एल आ गया, सिंपल सा एल आ गया, मीन्स योर बी फॉर ऑप्शन इज करेक्ट, है ना, कि बी ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा, है ना। तो होप एवरीबॉडी हैज अंडरस्टैंड दिस, तो इसलिए हम कर सकते हैं सर। तो डायमेंशन इसके एल हो जाएगी, तो जस्ट वी हैव यूज द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, है ना, ये हमने कर लिया इस तरह से। ठीक है, तो एल आ गया इसका। तो काफी लोगों ने सही भेजा है, सब लोग ट्राई करो, है ना। आई विल गिव सम मोर टाइम टू यू टू सॉल्व इट, सो दैट सबको समझ में आ जाए ये आपका गया। ओके, यू कैन गो फॉर दिस क्वेश्चन। मैं फंक्शंस लिख देता हूँ इफ इट इज नॉट प्रॉपरली विजिबल टू यू। एक्स इक्वल टू वी नॉट अपॉन अल्फा इंटू वन माइनस ई की पावर माइनस अल्फा टी। देन डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर अल्फा स्क्वायर इंटू वी नॉट क्यूब क्या होगा, है ना, कि डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर अल्फा स्क्वायर इंटू वी नॉट क्यूब क्या होगा, ये निकालना।
Ayush Kumar, your answer is correct. Sabhaya, your answer is correct. यशस्वी, आंसर सही है आपका. गौरव, सही है आपका आंसर. गौरव, आंसर इज करेक्ट. एवरीबॉडी शुड ट्राई, है ना. किसी का आंसर जल्दी आ जाएगा, किसी के बाद में आ जाएगा. नो नीड टू वरी. इवन इफ ये थोड़ा देर बाद आपका आंसर आता है तो कोई बात नहीं, आंसर करेक्ट आना चाहिए. वी आर ऑल इन लर्निंग फेज में अभी हैं. अभी स्पीड उतनी मैटर नहीं करती है, अभी एक्यूरेसी इज मोर इम्पोर्टेंट. हाँ, आयुष कुशवाहा, योर आंसर इज करेक्ट. विकास कुमार झा, योर आंसर इज करेक्ट. ठीक है, काफी लोगों ने सही आंसर दिया है ना. अगर मैं आपका नाम नहीं बोल रहा हूँ मतलब आपका आंसर अभी सही नहीं आया है. अगर आंसर सही होगा तो आई विल नेम यू. देखो कुछ नहीं था, जस्ट प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी में आपने पढ़ा, तो मैं वन बाय वन करके निकालता हूँ. मुझे निकालना है अल्फा का क्या डायमेंशन होगा एंड वी नॉट का क्या होगा. एंड करेक्ट आंसर जो है वो बी है. तो देखो ई की पावर डायमेंशनलेस होती, तो मतलब अल्फा एंड टी का प्रोडक्ट डायमेंशनलेस होगा. तो डायमेंशनलेस को आप वन भी लिख सकते हो, ज़्यादा अच्छा रहेगा. M0 L0 T0 नहीं लिखने के बजाय अल्फा टी इक्वल टू 1 पुट कर दो, डायमेंशनलेस है. और टी टाइम है यहाँ पे, टी इज द टाइम. तो जो अल्फा की डायमेंशन होगी वो 1/t की हो जाएगी. तो मतलब अल्फा के डायमेंशन t-1 आ गई. इसमें तो कोई डाउट है ही नहीं, है ना, कि अल्फा के डायमेंशन लेस जो वो जो होगी वो आपकी t-1 आ जाएगी. अब आप ध्यान रखना कि ये चीज अगर डायमेंशन लेस है पूरी चीज, तो वन भी तो डायमेंशन लेस होता है. तो डायमेंशन लेस से तो माइनस होगा कि अगर ये पूरी चीज डायमेंशन लेस है, क्योंकि अगर पावर डायमेंशन लेस है तो ये पूरा टर्म भी डायमेंशन लेस होता है. तो वन भी डायमेंशन लेस ही है, उससे वही माइनस होगा. मतलब ये वाला जो ब्रैकेट के अंदर पूरी चीज है ये डायमेंशन लेस होगी, इसी कोई डायमेंशन नहीं होगी. तो हम अभी आपने पढ़ा कि एलएचएस और आरएचएस की डायमेंशन सेम होती है. मतलब एक्स की जो डायमेंशन होगी वही वी नॉट बाई अल्फा की होगी, है ना. तो मतलब वी नॉट बाई अल्फा की वही डायमेंशन होगी जो एक्स की होगी, है ना. तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि जो वी नॉट बाई अल्फा होगा इसकी डायमेंशन एक्स की होगी. और एक्स क्या है, पोजीशन है, कि जो एक्स है दिस इज योर पोजीशन, इसके बारे में दिया हुआ इसने पोजीशन है. तो पोजीशन की डायमेंशन लेंथ होती है, तो लेंथ आ गया. तो मतलब वी नॉट की डायमेंशन आपकी अल्फा और एल के इक्वल हो जाएगी.
और अल्फा इज टी माइनस वन, मतलब वी नॉट जो होगा वो एल टी माइनस वन हो जाएगा। मतलब ये वेलोसिटी है, यहाँ से पता चल गया आपको, पहले पता नहीं था आपको, तो आपको आ गया अल्फा के डायमेंशन टी माइनस वन है, आपने होमोजेनिटी का प्रिंसिपल लगाया तो वी नॉट के डायमेंशन एल टी माइनस वन आ गए, तो इस टर्म का डायमेंशन आ जाएगा अल्फा स्क्वायर मीन्स टी माइनस वन का स्क्वायर, और वी नॉट इज वेलोसिटी एल टी माइनस वन का स्क्वायर, है ना। तो अल्टीमेटली एल की जो पावर होगी, है ना, सॉरी वी नॉट का क्यूब है ना, ये चीज क्यूब है आपकी, तो यहाँ पे एल क्यूब आ गया, है ना, और टी की पावर जो हो गई -3 -2 -5 आ गई, तो एल क्यूब टी माइनस फाइव आ गया, मीन्स बी ऑप्शन इज करेक्ट। आपको हर क्वेश्चन में यही करना है ना, कि एवरी क्वेश्चन यू मस्ट अटेम्प्ट लाइक दिस। हाँ अमृतांश, योर आंसर्स आर करेक्ट, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, है ना, ये करना है आपको हमेशा, है ना। तो ये थोड़ा सा ठीक से समझना मैं कैसे कर रहा हूँ, कि ऐसे एक्सपोनेंशियल फंक्शंस वाले क्वेश्चंस जेई में बहुत आते हैं, है ना, जेई में काफ़ी क्वेश्चंस इस नेचर के पूछे जाएंगे, है ना, स्कूल्स में भी आ सकते हैं लेकिन जेई का ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है ना, तो कर सकते हैं। तो बी ऑप्शन इज करेक्ट, जस्ट राइट इट डाउन। ठीक है, ये आपको तो बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, तो दिस वी कैन अटेम्प्ट, है ना। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शंस के मतलब आपके ये हो गए, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चंस पे आते हैं हम। यस यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन आल्सो। वेयर पी इज द प्रेशर, सब कुछ दिए हुआ है आपको, पी एक्स और ये चीज क्या है। थोड़े से स्किल्स यूज करोगे तो बहुत जल्दी हो जाता है ना, थोड़े से स्किल्स यूज करोगे ना तो बहुत जल्दी हो जाता है, मतलब एकदम मैथोडोलॉजिकल नहीं जाके थोड़ा शॉर्ट फॉर्म यूज कर लोगे तो बहुत जल्दी हो जाएगा। हाँ
करेक्ट है, शशांक सही है, यशस्वी योर आंसर इज करेक्ट, आयुष कुशवाहा एंड प्रशांत योर आंसर इज करेक्ट, सही है, यू गॉट द पॉइंट, है ना, आपको ये चीजें आ गई है। हाँ मुकुल योर आंसर इज करेक्ट मैम। हाँ कृतिका पालीवाल योर आंसर इज करेक्ट। बेटे इसमें आप उसमें मुझे मैसेज करो, व्हाट्सएप मैसेज मत करो, आप यहीं पे मैसेज कर दो जो आपके जूम में है, जूम में चैट कर लो आप, है ना। रिया सही है आपका आंसर, सभाया सही है, वो तो व्हाट्सएप नंबर मैंने इसलिए दिया है सो दैट यू कैन आस्क फॉर रिकॉर्डिंग ऑफ प्रीवियस क्लासेस। गौरव सही है आपका आंसर, है ना, बिल्कुल सही है, यू ऑल गॉट द पॉइंट, है ना, सबको सही आ गया ये, है ना। है ना, सही है, एवरीबॉडी हैज गॉट द करेक्ट आंसर कि इसमें बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, सही बता रहे हैं, है ना, बी ऑप्शन इज द सही आपका आंसर, ठीक है नहीं, कुछ नहीं करना है, आप थोड़ा सा मैं अगर इसमें स्किल यूज करूँ ना तो आपका इजिली आ जाएगा, बिल्कुल सही है, अमितांश मैंने बता दिया पहले, आपका आंसर सही था, बी ऑप्शन सही है, MT-2, है ना, थोड़ा सा स्किल यूज करेंगे तो बहुत जल्दी आ जाएगा, आप इसको स्प्लिट करके लिख दो, P डिवाइडेड बाई ए बाई बी एक्स अलग कर लिया, आपने T² बाई बी एक्स अलग कर दिया, तो आपको तो ये प्रेशर है, तो ये वाला टर्म भी प्रेशर ही होगा ना फिर, और ये टर्म भी प्रेशर ही होगा, तो मतलब A बाई बी एक्स जो होगा ये प्रेशर के डायमेंशन के इक्वल होगा, क्योंकि प्रेशर प्रेशर के इक्वल होगा और प्रेशर ही माइनस होगा, तो थोड़ा सा स्प्लिट करेंगे तो एकदम आसान हो जाएगा ये, है ना, कि प्रेशर प्रेशर के इक्वल होगा, प्रेशर से ही माइनस होगा, मतलब ये चीज प्रेशर है और प्रेशर का डायमेंशन हम जानते हैं ml-1 T-2, तो आपको A बाई बी का ही तो निकालना था, तो A बाई बी का मतलब x से यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो x इज द डिस्टेंस, तो यहाँ पे ml-1 इंटू T-2 में l मल्टीप्लाई होगा, है ना, तो l तो कैंसिल ही हो गया, आपका सिर्फ MT-2 बच गया, ऐसा, तो बी ऑप्शन विल बी द करेक्ट, है ना, कि जो बी ऑप्शन होगा वो सही होगा, है ना, कि बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो वही चीज है कि लेफ्ट RHS के इक्वल होता है और हर टर्म का डायमेंशन सेम होता है, इसी कंसेप्ट को हम बार बार इसमें यूज कर रहे हैं, है ना, तो बी ऑप्शन सही आ गया, है ना, हमने कर लिया। अभी मैं जिस क्वेश्चन को बोलूंगा उसे सॉल्व करना आप, हाँ यू कैन गो फॉर दिस क्वेश्चन। देखो EXP ये दिया हुआ है ना, इसका इनडायरेक्टली मतलब यही होता है ना, कि भाई ई की पावर है, ये एक्सपोनेंशियल बोलते हैं हम इसे, ई की पावर -α z बाई k थीटा है, ये इसका मतलब है।
एंड यहाँ पे एक बोल्ट्जमैन कांस्टेंट आया है. बोल्ट्जमैन कांस्टेंट मैंने वैसे बताया हुआ है, दिस इज एनर्जी अपॉन टेम्परेचर होता है. दिस इज द एनर्जी अपॉन टेम्परेचर. ये हीट अपॉन टेम्परेचर होता है. तो उससे बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की डायमेंशन हम निकाल सकते हैं. अभी कोई आंसर करेक्ट नहीं है. नन ऑफ द आंसर इज करेक्ट दैट हैज बीन सेंट टिल नाउ. हाँ, यशस्वी बंसल, योर आंसर इज करेक्ट. रोशन, योर आंसर इज करेक्ट. आयुष कुमार, योर आंसर इज करेक्ट. गौरव, सही है आपका आंसर. अमितांश, योर आंसर इज करेक्ट. कृतिका, ए बी सी डी जो है वो लिख दो, पूरा लिखने की जरूरत नहीं है आपको, है ना. तो वेदर ए इज करेक्ट, बी इज करेक्ट और सी इज करेक्ट, दैट मच यू कैन ओनली राइट. ऐसा पूरा लिखना तो बड़ा मुश्किल है टाइप करना. हाँ, सभाया, आंसर इज करेक्ट. प्रशांत, सही है आपका आंसर. शशांक, सही है आपका आंसर. मेरा आंसर इज करेक्ट. वही है कि काफी लोगों के आंसर सही आ गए हैं. थोड़ा टाइम लेंगे तो बाकी लोगों के भी आ जाएंगे. टाइम का ही मेन फैक्टर होता है ना. तो थोड़ा टाइम लेके बाकी लोग भी निकाल लेंगे. तो इसका जो आंसर मेरे पास दिया हुआ है, दैट आंसर इज द सी इज करेक्ट. सी इज करेक्ट, है ना. बस इस चीज को रीड करना था कि भाई ई की पावर ही होती है, फिर बाकी तो सब चीजें आसान है ना. बाकी सारी चीजें क्या आसान है. और बोल्ट्जमैन कांस्टेंट जो होता है, ये एनर्जी अपॉन टेम्परेचर होता है. इसकी डायमेंशन क्या होती है, एनर्जी अपॉन टेम्परेचर, है ना. तो मैं इसको दूसरे पेज पे एक्सप्लेन कर देता हूँ थोड़ा सा ठीक से, है ना. सो दैट है ना, ये थोड़ा सा ठीक से करना होगा मुझे, क्योंकि रिलेटेड कंसेप्ट पे कई बार क्वेश्चंस आ चुके हैं.
तो इसको मैं प्रॉपरली थोड़ा सा बता देता हूँ। सर हाँ बोलो बेटा। सर मैं ये कह रहा था कि इसके डायमेंशन में k-1 भी होना चाहिए। k-1 भी होना चाहिए, चेक कर लेते हैं। यस सर। नहीं, वैसे कैसे? k-1 नहीं होगा, तो बिकॉज बोल्ट्जमैन कांस्टेंट में टेम्परेचर भी आ रहा है दैट्स। तो ये थीटा भी तो टेम्परेचर है बेटा, टेम्परेचर से टेम्परेचर कट जाएगा क्योंकि टेम्परेचर से मल्टीप्लिकेशन टेम्परेचर में। कैंसिल हो जाएगा ना। तो आंसर तो सी सही है बिल्कुल। देखो आईआईटी का स्टैंडर्ड क्वेश्चन है ये, मतलब इसमें ऑप्शंस रॉन्ग होने के बड़े कम चांसेस होते हैं। जैसे एनर्जी अपॉन टेम्परेचर है, ये थीटा भी तो टेम्परेचर है ना, थीटा इज द टेम्परेचर, तो टेम्परेचर वाला टर्म फिर कैंसिल हो जाएगा, है ना। चेक कर लेते हैं, मैं इसको अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ आपको मैं एक बार, है ना। कैसे करेंगे मैं अभी आपको बता देता हूँ, है ना। है ना, उस क्वेश्चन को मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ, बाद में फिर से क्वेश्चन शो कर दूंगा आपको मैं, है ना। देखो क्या दिया हुआ था आपको कि प्रेशर डिपेंड्स ऑन दिस फैक्टर्स, है ना, एकदम प्रॉपरली लिख लो, प्रेशर डिपेंड्स ऑन अल्फा बाई बीटा, है ना। ई एक्स पी लिखा हुआ था, उसका मतलब ई की पावर ही होता है, तो ई की पावर माइनस अल्फा जेड बाई के थी। तो आपसे पूछेगा अगर ऐसा है तो ये जो बीटा है कि इसकी डायमेंशन क्या होगी, तो आपको पता है ई की पावर डायमेंशनलेस होती है, तो वी कैन राइट सिंपली अल्फा जेड बाई के थीटा शुड बी इक्वल टू 1। तो जहां से अल्फा की जो डायमेंशन होगी वो हो जाएगी बेसिकली आपकी के थीटा बाई जेड। अब ये सब चीजें क्या हम लिख लेते हैं, के जो है ये बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है जो कि एनर्जी बाय टेम्परेचर होता है, तो एनर्जी बाय टेम्परेचर और ये टेम्परेचर तो कैंसिल हो गया, एनर्जी बच गया खाली, तो हम यहाँ पे सीधे एम एल स्क्वायर टी माइनस टू लिख देंगे, क्योंकि के होता है एनर्जी बाय टेम्परेचर और ये थीटा टेम्परेचर है ना। थीटा के बारे में इसने बोला हुआ है कि थीटा जो कोई एंगल नहीं बल्कि ये टेम्परेचर बाई जेड, है ना। जेड क्या चीज है इसमें, जेड इज द डिस्टेंस, तो बाई एल आ गया, मतलब अल्फा की डायमेंशन तो आपके पास आ गई, अल्फा की डायमेंशन आपकी आ गई एम एल टी माइनस टू, दिस इज द डायमेंशन ऑफ अल्फा, है ना। लेकिन आपको पूछा बीटा की है कि कितना होता है, तो अल्फा आपने निकाल लिया, बीटा भी अपने आप आ जाएगा। अब देखो कि ये पूरी चीज डायमेंशनलेस है, पूरा ये टर्म ही डायमेंशनलेस होता है ना। तो मतलब एलएचएस और आरएचएस अगर हम देखें तो अल्फा बाई बीटा की वही डायमेंशन होगी जो प्रेशर की होती है, और प्रेशर की डायमेंशन होती है एम एल माइनस वन इंटू टी माइनस टू, तो यहां से बीटा की डायमेंशन आ जाएगी, कि जो बीटा की डायमेंशन होगी वो अल्फा की तो आप निकाल ही चुके हो, है ना। अल्फा आपका हो गया एम एल टी माइनस टू बाई जो आपका प्रेशर था वो नीचे आ जाएगा एम एल माइनस वन टी माइनस टू, और देखो एम एम कैंसिल हो गया, टी माइनस टू भी कैंसिल हो गया, एल स्क्वायर ही तो बच गया खाली, तो बीटा की डायमेंशन एल स्क्वायर की इक्वल हो जाएगी, है ना। तो ऐसे हम कर सकते हैं सर, बीटा की डायमेंशन क्या हो जाएगी, एल स्क्वायर आपकी आ जाएगी, है ना। तो ये हम कर सकते हैं सर, है ना। तो इस तरह से हम सॉल्व कर लेंगे सर। हाँ इसमें कई बार थोड़ा मतलब इस बार तो बहुत मैथमेटिकल हम कर रहे हैं, अदरवाइज कई बार स्टूडेंट जो होते हैं ना वो कुछ स्किल्स वगैरह भी यूज कर लेते हैं, आप स्किल भी यूज कर सकते हो, इसमें तो नहीं, बहुत सारे क्वेश्चन में यूज हो जाती है ना। कुछ स्किल्स यूज करेंगे तो अपने आप आ जाएगा, है ना। तो हम कर सकते हैं ऐसा, तो दिस वी कैन सॉल्व। ठीक है, क्या करें इस तरह से, है ना। वी अगेन गो बैक टू द क्वेश्चन, या, है ना। दिस क्वेश्चन वाज, इसका जो आंसर हमने निकाल लिया है, दैट आंसर इज द सी ऑप्शन इज करेक्ट, है ना। सी ऑप्शन जो होगा वो सही होगा, है ना।
ये आपने कर लिया इसे? हाँ, सारे करेंगे हम इसमें। हाँ, इग्नोर दिस, है ना, हालांकि आपके रिलेवेंस नहीं है ये, इग्नोर दिस, सॉल्व कर लो, ठीक क्वेश्चन है ये भी, वैसे ही है लेकिन ये भी ठीक क्वेश्चन है। So is P pressure in this case? P is the pressure. Symbols as an usual meaning means P जो है वो प्रेशर है ना, मैं टर्म्स लिख देता हूँ वैसे आपको। P is the pressure, है ना, इसमें V जो है वो वॉल्यूम है ना, R को हम बोलते हैं गैस कांस्टेंट, एंड T इज द टेम्परेचर। सर आर रेजिस्टेंस भी तो हो सकती है। हाँ नहीं, इसमें जब गैस के टर्म्स में यूज हुआ है ना ये, तो इस इक्वेशंस के बारे में मुझे पता है, तो वो टेम्परेचर ही होता है ना, और जो यहाँ गैस कांस्टेंट होता है यहाँ पे, वो दिया होगा क्वेश्चन में आपको, है ना, ये छोटा सा पार्ट लिया होगा किसी क्वेश्चन का इसमें। सर गैस कांस्टेंट डायमेंशनलेस होते हैं या डायमेंशनल होते हैं? नहीं, डायमेंशन होता है गैस कांस्टेंट का, आप केमिस्ट्री में पढ़ते हो ना, पीवी इक्वल टू एनआरटी, तो वो अभी नहीं पढ़ा। ये पढ़ा होगा कभी आपने, नहीं, गैस लॉ, तो इसमें ये गैस तो वो कांस्टेंट, चैप्टर अभी शुरू नहीं हुआ। हाँ ये भी पढ़ा है, तो भी उसकी तो जरूरत नहीं है आपको, उसके बिना भी हो जाएगा, आपको किसी चीज के डायमेंशन की जरूरत ही नहीं है आपको उसकी। डायमेंशन होता है गैस कांस्टेंट का, थोड़ा सा ध्यान दो तो अपने आप आ जाएगा, यही तो मेन चीज है, वही मैं बोला था, स्किल्स यूज करना है आपको। अगर गैस कांस्टेंट की आपको डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं भी पता है, देन आल्सो यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। किसी ने आंसर मुझे सेंड भी किया है, लेट मी चेक। शशांक, योर आंसर इज करेक्ट। हाँ, यशस्वी बंसल, भाया, आयुष कुमार, योर आंसर्स आर करेक्ट, सही बोल रहा है इसमें। हाँ, आयशा सिन्हा, योर आंसर इज करेक्ट। रिया, योर आंसर इज करेक्ट। गौरव, योर आंसर इज करेक्ट, है ना, मेनी हैज गॉट द पॉइंट, है ना, उनको आर की जरूरत नहीं पड़ी मेरे ख्याल से, अगर हम डायमेंशन ठीक से करेंगे तो आर की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना, तो सही आपने बताया है कि अल्फा की डायमेंशन प्रेशर की होगी, ये ऑप्शन इज करेक्ट। अब कैसे पता चला कि प्रेशर की होगी, तो आप ये देखो कि ये अगर प्रेशर है तो ये पूरा टर्म प्रेशर हो जाएगा ना, क्योंकि ये बार तो डायमेंशनलेस होता है, हम बोलेंगे अल्फा वी बाई आर टी जो होगा, ये तो डायमेंशनलेस वन हो जाएगा, तो प्रेशर और इसकी डायमेंशन सेम होगी, और वॉल्यूम से वॉल्यूम भी माइनस होगा, मतलब प्रेशर की डायमेंशन जो होगा वो आर टी बाई वी के इक्वल हो जाएगा, आप समझ गए, ये जो होगा ये क्या हो जाएगा, इसलिए आपका आर टी बाई वी के इक्वल हो जाएगा, है ना, क्योंकि आर टी बाई वॉल्यूम से वॉल्यूम में माइनस होगा, तो आप एक ही वॉल्यूम लिख दो, और प्रेशर आर टी बाई वी के इक्वल हो जाएगा, तो यहाँ से एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट चीज आ गई कि पी वी इक्वल टू आर टी आ गया,
अब इसी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। बैक टू दिस, है ना, कि पी वी इक्वल टू आर टी हो जाएगा। तो आपसे ये तो पूछा हुआ है अल्फा की क्या डायमेंशन होगी, तो आप लिख दो अल्फा वी, और आर टी की डायमेंशन पी वी के इक्वल हो जाएगी, इक्वल टू 1। तो वी वी कैंसिल, मतलब अल्फा पी के इक्वल होगा। बस हो गया क्वेश्चन सॉल्व, है ना। तो सिर्फ दो चीज मैंने यूज की है, एक तो ई की पावर डायमेंशनलेस होती है, और एलएचएस और आरएचएस की डायमेंशन सेम होती है। तो आर टी बाई वी की डायमेंशन वही होगी जो प्रेशर की होगी। तो यहाँ से पी वी बाई आर टी आ गया, तो आपको आर की जरूरत ही नहीं पड़ी कितनी होती है ना, कि आर की डायमेंशन कितनी होती है, जरूरत नहीं पड़ी आपको। वैसे हम निकाल सकते हैं कितनी होगी इस रिलेशन से, इस रिलेशन से हम निकाल सकते हैं कि आर की जो डायमेंशन होगी वो पी वी बाई एन टी हो जाएगा। तो P is the pressure, ml minus 1, T minus 2. V is the volume, L cube. N is the number of moles होता है ये, जो N होता है ना, ये क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स। तो N की भी डायमेंशन होती है, MOL आपने पढ़ा था, वो आप वैसे यूज नहीं करते हो ज़्यादातर, लेकिन गैस में तो यूज होगा ना, MOL आ जाएगा। एंड T इज द टेम्परेचर, ये ले लोगे। तो यहाँ से हम गैस कांस्टेंट की डायमेंशन निकाल सकते हैं, है ना। तो गैस कांस्टेंट की जो डायमेंशन आ जाएगी वो आपकी आ जाएगी ml माइनस 2, -1 3 ml स्क्वायर आ गया, T माइनस 2 मोल माइनस एन के माइनस 1, ये आपका जाएगा, है ना। तो ये आर की डायमेंशन हो जाएगी, लेकिन इसकी जरूरत नहीं है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, क्योंकि आपको पता है आर और टी का जो प्रोडक्ट होगा वो प्रेशर एंड वॉल्यूम के प्रोडक्ट के इक्वल होता है इस केस में, अगर एन नहीं दिया हुआ है तो, है ना। एन अगर नहीं दिया हुआ है तो ये आपका आ जाएगा, उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। सर वैसे मोल डायमेंशनलेस नहीं होना चाहिए। नहीं, मोल डायमेंशन होता है बेटा, नंबर ऑफ मोल्स, वही तो एक आ गया ना, 6 जो चीज आ गई, डायमेंशनलेस नहीं होता है ना? वो आपने पढ़ा था ना फंडामेंटल जो बेसिक होते हैं, तो बेसिक में एक मोल भी तो आता है ना, कि बेसिक में क्या होता है बेसिकली आपका वो, यस सर। अब वैसे पता है वॉल्यूम से वॉल्यूम ही माइनस होगा, तो जो बी होगा वो वॉल्यूम हो जाएगा। आपने जो 7 फंडामेंटल पढ़े थे ना, तो उसमें मोल भी तो आता था, तो मोल भी लिखना पड़ता है आपको, यस सर। है ना। तो आपका ध्यान, हालांकि इस क्वेश्चन के लिए इसकी जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी आया कॉन्टेक्स्ट में तो मैंने बता दिया, है ना। दिस सोल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन डजंट रिक्वायर्ड। तो आईटी में भी यही होता है कि आपको बहुत ज़्यादा मतलब इंफॉर्मेशन की जरूरत नहीं पड़ती है, ऐसी ही आ जाती है सारी चीज़ें, तो कुछ ना कुछ स्किल यूज करके ना हम सॉल्व कर लेंगे इसे, है ना। तो बस आपको थोड़ा सा कंसेप्चुअल क्लैरिटी होनी चाहिए, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, ये हम कर लेंगे, है ना। तो ये आप लिख लेंगे। तो सही, आपने बहुत लोगों ने सही आंसर बताया कि ये पी हो जाएगा, प्रेशर की डायमेंशन हो जाएगा, है ना। तो ये हम लिख सकते हैं इसे। ये आपका गैस, अभी मैं जो बताऊंगा उससे करना है इसमें। You can go for this question also. वैसे आसान है ये।
आर से क्या डिनोट करते हैं? ओके हाँ, वो क्या बोल रहे हो बेटा, कुछ बोल रहे हो क्या? आर से क्या सर, आर यहाँ पे क्या डिनोट कर रहे हैं? वही गैस कांस्टेंट। ओके। कांस्टेंट, लेकिन इसकी अगेन जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। शभाया, यशस्वी, शशांक, रिया, योर आंसर्स आर करेक्ट। आयुष कुमार, योर आंसर इज करेक्ट। रिया राणा, आपका आंसर सही है। आयुष कुशवाहा, योर आंसर इज करेक्ट। हाँ, कृतिका पालीवाल, योर आंसर इज करेक्ट। प्रशांत, गौरव, योर आंसर इज करेक्ट। सही, काफी लोगों के सही आंसर है, बस वही तो आपको जानना है ना। इस इक्वेशंस का नाम होता है वॉन डेर वाल्स इक्वेशन, हम इसको बोलते हैं। दिस इक्वेशन ऑफ स्टेट ऑफ रियल गैस, दिस इक्वेशन इज नोन एज ए वॉन डेर वाल्स इक्वेशन, है ना। लेकिन वो जरूरत नहीं है आपको, जो दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग करना है आपने। तो P इज द प्रेशर, एब्सोल्यूट प्रेशर है, दो गलत लिखा हुआ है। V इज द वॉल्यूम एंड T इज द एब्सोल्यूट टेम्परेचर। A एंड B कोई कांस्टेंट है, कांस्टेंट का लेकिन डायमेंशन है, तो डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर A पूछा हुआ है इसने। तो R भी गैस कांस्टेंट ही है इसमें वैसे। R यहाँ पे क्या है, बेसिकली आपका गैस कांस्टेंट है, जिसकी डायमेंशन की वैसे इस फॉर्म क्वेश्चन को सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं वॉल्यूम से वॉल्यूम ही माइनस होगा। मतलब बी की जो डायमेंशन अगर आपसे पूछता तो वो एल क्यूब हो जाता, भाई वॉल्यूम से वॉल्यूम ही माइनस होगा तो बी एल क्यूब हो जाएगा। वैसे प्रेशर से भी जो चीज ऐड होगी वो प्रेशर होगी ना, कि प्रेशर से अगर कोई टर्म ऐड हो रहा है तो प्रेशर ही होगा। मतलब ए बाई वी स्क्वायर की जो डायमेंशन होगी वो प्रेशर के इक्वल हो जाएगी, बस यही तो कॉन्सेप्ट है। और वी वॉल्यूम है तो एल क्यूब होता है, तो ए की डायमेंशन यहाँ से आ गई, ए बाई एल क्यूब मतलब एल सिक्स आ जाएगा ना यहाँ पे, है ना। इक्वल टू आपका आ गया एम एल माइनस वन टी की पावर माइनस टू, है ना। वॉल्यूम से वॉल्यूम माइनस होगा, प्रेशर से प्रेशर ऐड होगा, ये चीज प्रेशर हो जाएगी, बी को मल्टीप्लाई कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो ए का डायमेंशन में एम तो वही रहेगा, एल की पावर 5 हो जाएगी, एन टी माइनस टू आ गया, है ना। तो आपका आंसर आ गया, तो ए ऑप्शन इज द करेक्ट, है ना। आर की जरूरत ही नहीं पड़ी आपको। हाँ, अगर यहाँ पे अगर आर आपसे पूछा जाता कि भाई आर की डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा, तो हम निकाल सकते थे, ये प्रेशर है, ये वॉल्यूम है, ये टेम्परेचर है, तो आर का डायमेंशनल फॉर्मूला पीवी बाई टी होगा, प्रेशर वॉल्यूम बाई टेम्परेचर के इक्वल हो जाएगा, है ना, क्योंकि ये पूरा टर्म प्रेशर ही है, ये पूरा टर्म वॉल्यूम है, तो पी वी इक्वल टू आर टी, तो जो आर होगा वो नीचे टी आ जाएगा, तो पी वी बाई टी आ जाएगा, है ना। तो इस तरह से कर सकते हैं। तो ये ए ऑप्शन सही है। देखो जरा, आपने कभी आई रूडो की बुक का नाम सुना है?
द आई रोडो, ये कौन सी बुक है? किसी ने सुना है इसका नाम? यस सर। हाँ, ये फिजिक्स की बड़ी खतरनाक बुक मानी जाती है। आई ई यूरोडो, प्रॉब्लम इन जनरल फिजिक्स, है ना? तो उससे कोई क्वेश्चन आ गया है, आपको इसको डायमेंशन से सॉल्व करना है ना? ये रोडो फिजिक्स में काफी इंपॉर्टेंट बुक है ना, प्रॉब्लम इन जनरल फिजिक्स। तो इसको जरा सोचो। अभी ये ऑब्जेक्टिव नहीं, थोड़ा सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। सर इसमें पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी लेनी है या फिर वो वाले फर्क नहीं पड़ता ग्रेविटेशन बेटा, पोटेंशियल एनर्जी एनर्जी? कोई भी एनर्जी हो, डायमेंशन तो सेम ही रहेगा। चाहे वो इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी हो या कोई भी एनर्जी हो, डायमेंशन सेम ही रहेगा उसका। मतलब आयोडो के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो आप, है ना, डायमेंशन से। डायमेंशन एक बड़ा पावरफुल टूल है। हाँ, एक मिनट, मुझे भी चेक करना पड़ेगा क्योंकि अभी ऑब्जेक्टिव नहीं है ना, तो आई हैव टू चेक। ml² t-2 सही है ना गौरव, आपने सही भेजा है। ए का डायमेंशन सही भेजा है आपने, बी का भी आ ही जाएगा आपका अगर ए सही है तो। हाँ सही है, और बी का डायमेंशन फॉर्मूला सही है, लेकिन आपको चेक करना है वो करेक्टनेस भी। वेदर वो एक्सप्रेशन जो दिया हुआ है वो सही है या नहीं सही है। So please explain. आयुष कुमार, योर आंसर इज करेक्ट, बोथ। क्या बोल रहे हो बेटा, कुछ बोल रहे हो क्या आप? सर इसको एक बार एक्सप्लेन कर दीजिए, समझ में नहीं। मैं भी एक्सप्लेन करूंगा, अभी एक्सप्लेन करूंगा। वेट फॉर सम टाइम, लेट द फ्यू पीपल टू सॉल्व देयर ओन, देन आई विल एक्सप्लेन। थोड़े से क्वेश्चन को समझने तो मुश्किल होता है ना। एक साल क्या हुआ था कि आईआईटी में भी एक क्वेश्चन आया था, सहायक
योर आंसर इज करेक्ट ऑफ ए एंड बी। आईआईटी में एक बार एक टॉपिक होता है फिजिक्स में, सिंपल हार्मोनिक मोशन, आप पढ़ोगे बाद में, है ना, सिंपल हार्मोनिक मोशन, है ना। तो उसके एक क्वेश्चन आ गया था आईआईटी में, मैं नेक्स्ट क्लास में आपको दूंगा वो क्वेश्चन, अभी तो मेरे पास वो नहीं है। तो बच्चे सिंपल हार्मोनिक की थ्योरी से कर करके परेशान हो गए, नहीं सॉल्व हुआ उनसे क्वेश्चन। बाद में पता चला वो डायमेंशन का क्वेश्चन था, जिसने डायमेंशन से किया था उसने सॉल्व कर लिया, है ना। अच्छा गौरव, आपको लगता है कि ये जो है वो डायमेंशनली रॉन्ग है? ओके, आई विल चेक। रिया राणा, सही आपका आंसर है। हाँ प्रशांत सही है। And Riya Rana is also saying it is dimensionally wrong. Okay. हाँ डायमेंशनली वर्ड लगाना जरूरी है ना। वैसे डायमेंशनली रॉन्ग मीन्स रॉन्ग होता है, डायमेंशनली करेक्ट मीन्स करेक्ट होगा, वो गारंटी नहीं है ना। मतलब जब आप लिखते हो ना करेक्ट, तो डायमेंशनली करेक्ट लिखना जरूरी होता है, डायमेंशनली रॉन्ग तो फिर रॉन्ग ही है वो। सभाया आप भी बोल रहे हो डायमेंशनली इनकरेक्ट मीन्स इनकरेक्ट ही होगा, देखते हैं, है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्लास में वो सिंपल हार्मोनिक मोशन का मैं क्वेश्चन लेके आऊंगा, कैसे बेवकूफ बनाया था उन्होंने। बच्चे एसएचएम के सिंपल हार्मोनिक मोशन की थ्योरी से सॉल्व कर रहे थे उसे, पता लगे नहीं डायमेंशन का क्वेश्चन था वो तो, है ना। चलो आई विल एक्सप्लेन। ओके आयुष कुमार, डायमेंशनली रॉन्ग है, सही होगा डायमेंशनली रॉन्ग। चलो मैं एक्सप्लेन करता हूँ, सब लोग एकदम ध्यान से देखना, है ना। इस सब पे मत जाओ क्या किस बुक का है क्या चीज है ना। पोटेंशियल एनर्जी यू आपको दिया हुआ है। हाँ यशस्वी बंसल डायमेंशनली इनकरेक्ट, मुकुल इज ऑल्सो सेइंग दैट डायमेंशनली इनकरेक्ट, है ना। आयुष कुमार ने तो पहले बताया ही, डायमेंशनली इनकरेक्ट ही होगा, चेक कर लेते हैं, है ना। तो इसने बोला है कि पार्टिकल ऑफ मास लोकेटेड इन रीजन वेयर पोटेंशियल एनर्जी डिपेंड्स ऑन द पोजीशन एक्स, है ना। मतलब पोटेंशियल एनर्जी एक्स के साथ चेंज हो रही है ना। और इस पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू जो दी हुई है आपको, कृतिका पॉलीवाल डायमेंशनली रॉन्ग, सही है। आपको दिया हुआ है ये बाई एक्स स्क्वायर, है ना, माइनस बी बाई एक्स, है ना, ये दिया हुआ है आपको। तो इसने बोला कि ए और बी का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा। तो आपको पता है ये चीज एनर्जी है ना, पोटेंशियल एनर्जी। तो अगर ये चीज एनर्जी है तो ये भी एनर्जी होगा और ये भी एनर्जी होगा, ये तो कंसेप्ट है। तो मतलब ए बाई एक्स स्क्वायर जो होगा, इसका डायमेंशनल जो होगा वो एनर्जी के इक्वल होगा, एम एल स्क्वायर माइनस टी माइनस टू। तो एक्स तो पोजीशन है ना, कि पोजीशन एक्स है, तो पोजीशन तो लेंथ होता है, तो लेंथ स्क्वायर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ए का डायमेंशनल फॉर्मूला आपका आ जाएगा एम एल की पावर 4 टी माइनस टू, ये आपका आ गया, है ना। ए का डायमेंशनल फॉर्मूला आपने निकाल लिया। बी का भी निकालना एकदम आसान है कि भाई ये चीज अगर एनर्जी है ना, इफ दिस इज एनर्जी, तो उससे जो ऐड होगा टर्म वो भी क्या होगा, बेसिकली आपका एनर्जी ही होगा, है ना। तो ये भी चीज जो होगी वो भी एनर्जी होगी, तो बी बाई एक्स भी एनर्जी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा एम एल स्क्वायर टी माइनस टू। तो एक्स मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे एल क्यूब बन जाएगा, तो बी आपका हो गया एम एल क्यूब टी माइनस टू। तो ए और बी का डायमेंशन तो आ गया, तो फर्स्ट तो आपने सॉल्व कर लिया, ए का डायमेंशन ये होगा, बी का ये होगा। अब ये बोल रहा है कि वेदर दिस एक्सप्रेशन इज डायमेंशनली करेक्ट और नॉट। तो कोई भी डायमेंशनली अगर करेक्ट चीज होती है तो एलएचएस साइड की डायमेंशन आरएचएस साइड के इक्वल होनी चाहिए, अदरवाइज ये इनकरेक्ट हो जाएगी। तो देखो लेफ्ट हैंड साइड पे दिया है टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन, टाइम पीरियड में टाइम ही हो जाएगा, तो टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन जो है वो टी है, तो यहाँ की डायमेंशन तो टी है एलएचएस साइड की। अब आरएचएस साइड की चेक करते हैं, तो देखो 4 पाई इज ए नंबर, तो उसको तो डायमेंशन से कोई मतलब है नहीं, आप ए की डायमेंशन पुट कर दो, ए का आपने निकाल लिया डायमेंशन, ये आपका आ गया एम एल 4 टी माइनस टू, है ना। एम का तो एम हो जाएगा, और ये आपका अगेन एम एल 4 टी माइनस टू आ गया बाई, है ना, बी स्क्वायर, है ना। तो बी जो है वो ये है, इसका स्क्वायर, तो ये हो गया एम स्क्वायर, है ना, एल की पावर 6 और टी की पावर -4, इस पूरे की पावर हाफ,
और ये तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज आ गई ना। आप देखो कोई चीज इसमें बच नहीं रही है, मतलब कुछ ना कुछ बच जा रहा है राइट हैंड साइड पे, मास वगैरह का, है ना। तो आपको देखते ही लग रहा है, वैसे कैलकुलेट करके भी आ जाएगा। जब इसको आप सिंप्लीफाई करोगे उससे भी आपका आ जाएगा। एम तो यहाँ से कैंसिल ही हो गया, तो एम से मुझे कोई दिक्कत है नहीं, है ना। एल की टोटल पावर कितनी बच जाएगी, ये ml4 t-2, है ना। एल की पावर यहाँ पे ऊपर जाके -2 हो जाएगा, ये -2 का हाफ होगा तो 1 बच जाएगा, है ना। टी की पावर यहाँ पे t² हो जाएगी, जाके हाफ होगा तो t बच जाएगा, ठीक हो जाएगा। और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये डायमेंशन आपका बच गया ml³ t-1। गड़बड़ हो गई ना, LHS में तो सिर्फ टाइम है, RHS पे ही आ गया। मीन्स दिस इज नॉट डायमेंशनली करेक्ट, दिस एक्सप्रेशन इज डायमेंशनली इनकरेक्ट, या इनकरेक्ट ही लिख दो। कोई भी चीज अगर डायमेंशनली करेक्ट नहीं है तो इनकरेक्ट ही होती है, तो आपका आंसर आ गया, है ना। तो ये चीज आपको ध्यान देना है थोड़ी सी। तो कई बार क्वेश्चन में ऐसे होता है कि कोई एक एक्सप्रेशन होगा, उससे डायमेंशन आप निकालोगे, उसको फिर दूसरे में यूज करोगे, है ना। तो ये इस तरह से हम करते हैं। तो दिस वे वी कैन सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस, है ना। तो हम कर सकते हैं ऐसे, ठीक है। ये हम कर सकते हैं ऐसे। ठीक है ना। तो आपने सबने सही आंसर दिया था, फर्स्ट पार्ट का भी, सेकंड पार्ट का भी। तो देखो आपने अभी एरोडो का क्वेश्चन अब स्टार्ट कर दिया सॉल्व करना, है ना। ऐसे आगे भी करते रहेंगे, है ना। ये मतलब एरोडो ऐसा नहीं कि आप बुक खरीद के लाके करने लगे, है ना, फालतू डिमोटिवेट हो जाओगे अभी आप। वो एरोडो जो होते हैं वो हमारे लेक्चर्स में इंक्लूडेड होता है, तो स्टूडेंट इंडिविजुअली सॉल्व करने की जरूरत नहीं है उसे, है ना। उसके क्वेश्चंस वो लेक्चर में ही इंक्लूडेड होते हैं, तो एज एग्जाम्पल वो देते रहते हैं, है ना। तो हम कर लेंगे इस तरह से, ठीक है। हाँ एक बुक है ना, इससे क्लासिक बुक ऑफ न्यूमेरिकल्स, है ना। तो ये करेगा इस तरह से। ठीक है, तो आज के लिए इतने काफी है। तो आज वी हैव स्टडीड द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी एंड किस तरह से हम उसको अप्लाई करते हैं। नेक्स्ट क्लास में विल स्टडी द एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। तो नेक्स्ट क्लास में ये खत्म हो जाएगा आपका, है ना। डायमेंशन में इससे ज्यादा कोई चीज नहीं होती है, फिर हम एरर्स पे आ जाएंगे, है ना, एरर्स और उसके कॉम्बिनेशन के ऊपर। तो ये आपका यूनिट्स एंड मेजरमेंट चैप्टर जो है ना, उसके बाद ये कंप्लीट हो जाएगा, है ना। तो हम कर सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। आज का लेक्चर आप रिवाइज कर लेना। बाय बाय। Thank you, sir. Thank you, sir. बाय बाय। बाय बाय। Thank you, sir. बाय बाय।